नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की नई सीरीज़ हमने शुरू की थी, जिसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है। इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिस तरह के प्रश्न आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखी होगी। अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें। चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो इस तरीके के प्रश्न आपको पूछने ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे भाषण होगा। ये थोड़ा सही लग रहा है कि शिक्षार्थियों को जो प्रेरित कर सके इस तरीके के भाषण देना। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। तो ये गलत ऑप्शन है। आपको तो प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, तो यहाँ पे बिना प्रश्न के उनको स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं, तो ये गलत है। डी ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। उपहार देने से कुछ बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही निकल कर आया है कि शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाता है बिना किसी चेंज के। तो यहाँ पे दिया हुआ है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ब्लैंक में भिन्न होता है बजाय ब्लैंक के। तो जो बच्चे होते हैं, पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो हम लोगों के जितना ही सोचते हैं, मतलब जितनी मात्रा होती है उतना ही हम लोगों की मात्रा के जितना ही सोचते हैं, सिर्फ हमसे उनका प्रकार भिन्न होता है। मतलब वो दूसरी तरीके से सोचते हैं। जैसे जितना हम लोग सोच सकते हैं, जितनी हम लोगों की सोचने की क्षमता होती है, जितनी हम लोग मात्रा में सोचते हैं उतना ही वो भी सोचते हैं, बस प्रकार अलग होता है। हो सकता है आप जिस एज के हों उस एज के हिसाब से अपनी समस्याओं को सोच रहे हों। आप सोच रहे हो कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे अपने उस दोस्त से मिलना है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। जबकि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन उनके सोचने का प्रकार अलग हो सकता है। जैसे बच्चे सोच सकते हैं कि मेरा खिलौना टूट गया या फिर मुझे उसने पीट दिया, इस तरीके से। लेकिन सोचने की जो मात्रा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ब्लैंक में भिन्न होता है बजाय के। तो यहाँ पे मात्रा प्रकार दिया हुआ है ए ऑप्शन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मात्रा चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है हो जाएगा। मात्रा में तो भिन्न होता नहीं है। बी ऑप्शन है आकार मूर्त परकता। तो आकार में भिन्न होता है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। आकार चिंतन का हो ही नहीं सकता। तीसरा है प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि बच्चों का चिंतन जो होता है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी कि प्रकार में तो भिन्न होता है, अलग अलग टाइप से सोच सकते हैं। हो सकता है वो अपने खिलौनों के बारे में सोच रहा हो और आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर कॉलेज की किसी और समस्या के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे बजाय मात्रा के, मतलब मात्रा अलग अलग हो सकती है लेकिन प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मात्रा बराबर होती है। डी ऑप्शन है आकार किस्म। तो ये गलत हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा लग रहा हो क्लास तो लाइक भी करते चलें अपनी तरफ से, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हों। क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह ब्लैंक की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रतीक लेकर कोई ऐसा विचार है नहीं। अहम केंद्रित चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन क्या होता है? पियाजे ने कहा था जब बच्चा खुद से बातें करता है। तो जब धूप से कपड़े सूख जाते हैं इस तरीके से बोल रही है, तो खुद से तो बातें कर नहीं रही है। और सी ऑप्शन है कार्य कारण। कार्य कारण मतलब हो सकता है उसने इस तरीके के कार्य कर रखे हों तो उसकी इस तरीके की समझ विकसित हुई है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। विपर्य चिंतन।
तो इस तरीके का चिंतन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते रहते हैं और ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल का हो चाहे अपर प्राइमरी लेवल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, लेकिन सिर्फ वातावरण ही जिम्मेदार नहीं है व्यक्तिक भिन्नता के लिए, या फिर एक दूसरे में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिर्फ वातावरण ही नहीं, जन्मजात विशेषताओं के कारण। जन्मजात विशेषताएं सब में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जिसे आप आनुवंशिकता भी बोलते हैं, और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, अननोन क्रिया होती है, उसके कारण। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, डी ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना था, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वंशानुक्रम यानी उसकी जो आनुवंशिकता होती है, ये जो जीन है, तो ये आनुवंशिकता में ही आ गए। तो आपका ये जो डी वाला ऑप्शन है वो सी में ही समा गया। और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, यानी कि वातावरण भी ज़रूरी है और आनुवंशिकता भी ज़रूरी है। इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया होगी, उसके कारण व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे मतलब जब दो ऑप्शन सही लग रहे हों, दो ऑप्शन सही लग रहे हो तो उनके बीच में कैसे छांटना है, ये आपको देखना है। जब दो ऑप्शन सही लग रहे होंगे तो जो दूसरा मतलब एक होगा जो दूसरे वाले में थोड़ा बहुत समाया होगा, जैसे कि इसमें जीन आ गया था जो कि आनुवंशिकता में समाये हैं, तो डी वाला ऑप्शन सी वाले में ही मिला हुआ है और उस सी वाले में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है। तो हम ऐसे की तरफ चलेंगे जहाँ ज़्यादा चीज़ें मिल रही हों, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ए ऑप्शन है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अगर होता जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु तक जन्म के साथ नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। आपका विकास जो है वो गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी कि जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है विकास। जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि विकास कई तरीके से होता है। आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, कई तरह से। सी ऑप्शन है, विकास एकल आयामी होता है। एकल आयामी मतलब उसका एक ही आयाम होता है, ये भी गलत है। विकास पृथक होता है, मतलब विकास अलग होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, जो कि सही बात है वैयक्तिक भिन्नता के कारण, किंतु एक ब्लैंक नमूने का अनुगमन करती है। ए ऑप्शन है एड़ी से चोटी, बी ऑप्शन है अव्यवस्थित, सी ऑप्शन है अप्रत्याशित, डी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो एड़ी से चोटी ये गलत है, अव्यवस्थित ये भी गलत है। व्यवस्था होती है, किसी किसी जगह पे हो सकता है, लेकिन व्यवस्था होती है। सी ऑप्शन है अप्रत्याशित, डी ऑप्शन है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है वैयक्तिक भिन्नता के कारण, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। जैसे आपने विकास के सिद्धांतों में पढ़ा ही होगा, सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत होता है, सिरा पदोन्मुखी जिसे बोलते हैं। इसी तरीके से आपके विकास के कई सिद्धांत भी होते हैं, तो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का चक्र
मतलब जब किसी समूह में किसी समस्या का समाधान का अवसर दिया जाता है या फिर उसके चर्चा करने का अवसर दिया जाता है समस्या पर, तो उनके सीखने का जो चक्र होता है, उनके सीखने का जो ग्राफ होता है बोल सकते हैं, तो उसमें क्या अंतर पाया जाता है। ए ऑप्शन है बेहतर होता है वो चक्र, बी ऑप्शन है स्थिर रहता है, सी ऑप्शन है अवनत रहता है, डी ऑप्शन है समान रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो समान रहता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि समान तो रह नहीं सकता, सभी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो अंतर आएगा। सी ऑप्शन है अवनत रहता है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन है स्थिर रहता है, मतलब रुका हुआ रहता है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन है बेहतर होता है, ये सही है। अब बेहतर कैसे होता है? देखिए, जब आप किसी समस्या को लेकर विद्यार्थियों के समूह में चर्चा करने को कहेंगे तो अलग अलग विचार सभी के आएंगे, जितने लोग होंगे अलग अलग अपना विचार देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो बाकी के विद्यार्थी होंगे वो एक दूसरे के विचारों को जान पाएंगे, एक दूसरे के हाव भाव को जान पाएंगे। एक दूसरे के जब विचारों को जानेंगे तो उनमें शब्द भंडारण भी बढ़ेगा। शब्द भंडारण बढ़ने के साथ साथ में एक दूसरे के विचारों से भी सहमत होंगे, असहमत होंगे, तो उनमें नई नई चीज़ें होंगी। जैसे एक दूसरे के विचार जानेंगे तो इससे सीखने का जो चक्र होगा वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपनी तरफ से लाइक भी करते चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो ए ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो बिल्कुल उसी तरीके से बता दें। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी पाठ को पढ़ाया है, उसके आप क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, तो आप उनसे कहें कि जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाया, आपने कई टीचर्स ऐसे देखे होंगे, अपने जीवन में भी देखे होंगे कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने लिखवाया है उसी तरीके से जब वो सुनने आएंगे तो आप उनको सुनाइए। जब आप उनको सुना रहे होंगे, अपनी तरफ से आपने कुछ भी जोड़ा, भले ही आपको समझ आ गया होगा, आप अपनी भाषा में बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे जैसे मैंने कॉपी में लिखवाया था वैसे तुम नहीं बता पाए, तो आपको मारेंगे या फिर आपको हो सकता है बैठने भी ना दें। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। ऐसे टीचर सभी की ज़िंदगी में होते हैं कि जो वो कहते हैं कि जैसा कॉपी में लिखवाया गया है बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। यानी कि आपने जिस रूप में लिखवाया है, जिस तरीके से बुक की भाषा में लिखवाया है, उसी तरीके से उसको आपके सामने बताएं, तो ये सही बात है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। विद्यार्थी को मेन जो बात होती है वो समझ में आनी चाहिए। वो अपनी भाषा में बता पा रहा है वो भी अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो रटवा के लिखवाया है, जो आपने किताब की भाषा में लिखवाया है वही बताएं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, ये गलत हो जाएगा। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये प्रभावी आकलन की युक्ति तो नहीं है। सी ऑप्शन है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। डी ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, गलत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। अब सोचिए आपके टीचर ने आपको व्याख्या लिखवाई है किसी भी चैप्टर की, तो आप उस व्याख्या को जैसे उसने लिखवाई है बिल्कुल वैसा ही रट के सुनाए तब वो आपको अच्छा माने, तो ये बात सही तो नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। आपने कहानी अच्छे से समझी होगी तो आप व्याख्या को अपनी तरीके से लिख ले जाएंगे, तो वही बात है। यहाँ पे आपको उसी तरीके से ज्ञान को नहीं प्रदर्शित करना है जैसे शिक्षक ने बताया हो। तो यहाँ पे सी जो है ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से पूछा गया है कोई भी कठिन परिस्थिति आ गई तो उसमें उसको संसाधित करने के लिए शिक्षक बच्चों की किस तरह से सहायता करेगा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, पहली बात तो प्रतियोगिता को बढ़ावा देना नहीं है, और दूसरा ऑप्शन जो पहले कार्य करके लाएगा उसे आप पुरस्कार देंगे, तो ये कोई इस बात का मतलब नहीं निकलता। बी ऑप्शन कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सही हो सकता था कि बच्चों की सहायता नहीं करना, जैसे वो कोई भी त्रुटियां कर रहे हैं या इस तरीके का, तो ये ऑप्शन अभी पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। सी ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर।
भाषण दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको जो जटिल परिस्थिति है उससे बच्चों की उसमें सहायता करनी है, तो भाषण के द्वारा सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी वाला, कि जो कार्य है हो सकता है उसमें वो बच्चे फंस रहे हों, उनको कठिन लग रहा हो, तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। जब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो बच्चे उसको आसानी से कर ले जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को हल करके। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए ऑप्शन, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी ऑप्शन, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछा गया है। बी ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। आप बच्चों को अनुकरण करने के लिए कहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप कोई गलती कर दें या आप कुछ ऐसा बोल दें तो बच्चे भी उसका अनुकरण कर लें। तो शिक्षक का अनुकरण करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। वो बिल्कुल आपकी जैसी नहीं कर सकते हैं। उनको आप सहज रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी सहज अभिव्यक्ति दे पाएँ, सहज तरीके से सीख पाएँ। ये नहीं कि आपका अनुकरण करें, जो आप जैसा पढ़ा रहे हैं उसी को वो बताएं। तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये ऑप्शन सही लग रहा है कि बच्चे अपने आप अभिव्यक्त कर पाएँ, उनकी जो सक्रिय भागीदारी हो उसमें वो भाग ले सकें सक्रिय रूप से। डी ऑप्शन है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ये भी सही नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के बाद हो सकता है कि उनका कुछ सीखने का मन ही ना हो। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देकर। क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, मतलब जो बालक गलतियां और त्रुटियां करते हैं सीखते टाइम। तो ए ऑप्शन है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छे अवसर है। तो आपको बच्चे को कमज़ोर और अच्छा या फिर औसत, उत्कृष्ट, ये सब नहीं बताना है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए अवसर भी आया है, कुछ लोग अवसर देख के टिक ना कर दें, क्योंकि अवसर पॉजिटिव टैग वर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे कैसे क्वेश्चन दिया गया है, उसका ऑप्शन कैसे दिया है, ये पूरा ध्यान से देखना है कि जब आप बच्चे गलतियाँ करते हैं तो आपके पास मौका होगा उस समय उनको कमज़ोर और अच्छा बताने का। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है कि बच्चे जो त्रुटियां कर रहे हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि हो सकता है शिक्षक की असफलता रही है या फिर शिक्षार्थी ही असफल हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये ऑप्शन सही लग रहा है। डी ऑप्शन है, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। दंड बिल्कुल देना नहीं है, कठोरता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, मतलब शिक्षार्थियों द्वारा जो त्रुटियां की गई हैं तो उनको उनके चिंतन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और उनको खुद सुधारने का मौका देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा ब्लैंक के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, भारत में मतलब अधिकांश जगह पे लोग अलग अलग तरह की बोली बोलने वाले होते हैं, तो वहाँ पे बहुभाषी कक्षाएं बन जाती हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। और तो वहाँ पे ऐसी कक्षा जो होती है जिसमें कई भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी के रूप में? नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी, समस्या के रूप में, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है बाधा के रूप में, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, संसाधन के रूप में। शिक्षक को ऐसी जो कक्षा है वो संसाधन के रूप में देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है, परीक्षण के द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि ऐसी कक्षाएं जहाँ पे बहुत मतलब एक से अधिक भाषाएं बोलने वाले बच्चे थे, तो उनका संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। जब ऐसी कक्षा होगी जहाँ पे बच्चे अलग अलग भाषाएं बोल रहे होंगे, तो वो एक दूसरे की भाषा समझ पाएंगे, एक दूसरे की भाषा जान पाएंगे और एक से अधिक भाषाएं सीख पाएंगे। एक दूसरे के शब्दों को जानेंगे, एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, एक दूसरे से आपस में बात करके, तो इस तरीके से उनका संज्ञानात्मक विकास भी होगा। तो ऐसी कक्षा को जो बहुभाषा की है उसे संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। हमेशा ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
ऑप्शन ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सृजनशील यानी क्रिएटिव तब होते हैं, किसी गतिविधि में भाग लेते हैं जब वो खुद से कर पा रहे हैं उस चीज़ को। किसी की डांट में, दबाव में आकर वो सृजनशील नहीं हो पाएंगे। बी ऑप्शन है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन है, अपनी रुचि से। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपनी रुचि से, जब वो खुद उसमें रुचि लेंगे, उसमें खुद उनका मन लगेगा, तब वो अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। पुरस्कार के लिए ये ऑप्शन गलत है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको पुरस्कार के लिए प्रेरणा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको अच्छे से कर पाएंगे। जब वो खुद से अंदर से रुचि लेंगे तब वो किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं अपनी रुचि से जब वो करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? सक्रिय बद्धता मतलब एक्टिव। ए ऑप्शन है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। बी ऑप्शन है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तो याद करना, ये सब बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन ऐसे जिसमें याद करना, कंठस्थ करना ये सब हो तो वो गलत होते हैं। बी ऑप्शन है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ये भी गलत है। शिक्षक को आपकी नकल मतलब आपको शिक्षक की नकल नहीं उतारनी है बच्चों को, तो ये ऑप्शन गलत है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। जी हाँ, प्रश्न पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी सक्रिय रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जांच पड़ताल, वाद विवाद होगा कक्षा में, तब सक्रिय रहेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो शिक्षक द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं उनकी नकल करना, इस तरीके से सक्रिय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों, इस कक्षा को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, और अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। और नीचे जाके कमेंट में आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।